नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि अफगानिस्तान नागरिक केवल ई वीजा से भारत यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। सरकार कल सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। देश में अब तक 59 करोड़ 55 लाख कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.67% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है। सरकार कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल शुरू करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से बातचीत की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में खेला जाएगा और भारत ने आज टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना अभियान शुरू किया। दोपहर समाचार में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता है जेल। इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर आजाद। वे 1920-21 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन से उपजी महान राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान कारागार बताया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में श्रोताओं से उत्तर प्राप्त हुए और क्विज के भाग्यशाली विजेता रहे त्रिपुरा के बेलोनिया जिले के अरिजीत मित्रा। मैं आकाशवाणी की एक नियमित श्रोता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत के स्वतंत्रता के लिए नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। जैसे हमारा त्रिपुरा का सत्येंद्र लाल सिंह, जितेंद्र पाल, असम का मणिराम देवान, मणिपुर का टिकंद्रजीत सिंह। मैं आकाशवाणी को अमृत महोत्सव संपन्न के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमृत महोत्सव का अगला सवाल 30 अगस्त सोमवार को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेकर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएं।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो कि अब तक का सबसे उचित और उच्चतम मूल्य है। वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को लाभ होगा। मीडिया से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस फैसले का लाभ चीनी मिलों के 5 लाख कामगारों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों को भी मिलेगा। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है। और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब अफगान नागरिक केवल ई वीजा के द्वारा ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ऐसी खबर है कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। इसे देखते हुए अफगान नागरिकों को पहले से जारी किए गए वीजा, जो वर्तमान में भारत में नहीं है, तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिए गए हैं। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisaonline.gov.in पर ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति और क्षेत्र तथा विश्व पर उसके प्रभाव के बारे में विचार विमर्श किया। उनका विचार था कि दोनों रणनीतिक भागीदारों के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। दोनों नेताओं ने संतोष व्यक्त किया कि कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की दिशा में प्रगति हुई है। उन्होंने कोविड महामारी, विशेष रूप से स्पुतनिक वी वैक्सीन की आपूर्ति और उत्पादन के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। सरकार कल सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजनीतिक दलों के संसदीय दल के नेताओं को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर संसद भवन एनेक्सी में कल सुबह 11 बजे अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सभी को ईमेल के जरिए निमंत्रण भेज दिया गया है और सभी से इस बैठक में शामिल होने का अनुरोध भी किया गया है। G7 देशों के नेताओं ने कहा है कि तालिबान को आतंकवाद और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लंदन में G7 नेताओं की वर्चुअल आपात बैठक की अध्यक्षता करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे अफगानिस्तान के लोगों का साथ दें और शरणार्थियों के लिए समर्थन तथा मानवीय सहायता में बढ़ोतरी करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे कल लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे।
श्री कोविंद शुक्रवार को लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में एक सभागार का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन वे संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 26वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 59 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 61,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 34,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.67% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 58 करोड़ 7 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 51 लाख से अधिक टीके जल्द ही दिए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके अब भी बचे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले टीकाकरण करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण में आज 7,500 केंद्रों पर टीके लगाए जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्य रूप से वैक्सीन की दूसरी खुराक देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने शारीरिक रूप से कमजोर और बुजुर्ग लोगों को केंद्र में लाने के लिए वाहनों की व्यापक व्यवस्था की है। टीकाकरण केंद्रों पर चाय, पानी और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था है। जिला कलेक्टरों ने ऐसे सभी लोग जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है और जिनकी दूसरी खुराक बाकी है, उनके नामों की सूची तैयार करी है। ऐसे सभी व्यक्तियों को टीकाकरण केंद्रों पर आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 2 दिवसीय व्यापक टीकाकरण अभियान में 35 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी जिलों को दैनिक आधार पर कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। प्रत्येक जिलों से प्रतिदिन 1,75,000 जांच करने को कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है। स्थानिक स्थिति वो होती है जिसमें आबादी को संक्रमण के साथ ही जीना होता है। वहां संक्रमण का फैलाव निम्न और मध्यम स्तर का हो सकता है। भारत में निर्मित कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मंजूरी दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि संगठन का तकनीकी विशेषज्ञ समूह कोवैक्सीन की चिकित्सीय क्षमता से संतुष्ट होगा और सितंबर के मध्य तक इस टीके को मंजूरी मिल सकती है। बच्चों में कोविड संक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि अभिभावकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों पर कोविड का असर बहुत हल्का होता है, लेकिन हमें अस्पतालों में बच्चों को भर्ती करने के लिए पूरी व्यवस्था करने पर ध्यान देने की जरूरत है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। सरकार कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल शुरू करेगी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल का लोगो जारी करते हुए कहा कि असंगठित श्रमिकों की पहचान की मांग लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल राष्ट्र निर्माता श्रम योगियों का डेटाबेस उपलब्ध कराएगा। इससे श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अपने स्थान पर मिल सकेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान नागरिक केवल ई वीजा से भारत यात्रा कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। सरकार कल सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। देश में अब तक 59 करोड़ 55 लाख कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.67% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है। सरकार कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल शुरू करेगी। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से बातचीत की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में खेला जाएगा और भारत ने आज टोक्यो पैरालंपिक्स में अपने अभियान की शुरुआत की। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से मुलाकात की। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि भारत और बेहतर कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप भारत का भविष्य हैं और भारत सरकार की ओर से हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए, आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना आए। इसलिए आपसे बातचीत करके, खुले मन से बातचीत करके, ग्रास रूट लेवल की फीडबैक लेके क्या परेशानी खिलाड़ी को आती है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमने 5-6 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। टॉप जैसी स्कीम को चलाया है। एलीट एथलीट को देश विदेश में ट्रेनिंग दी है। बहुत सारे एथलीट्स को तो 300-300, 400-400 दिन विदेशों में ट्रेनिंग मिली। 1,000 दिन देश के अंदर ट्रेनिंग मिली। So training any athlete for 400 days overseas or 1,000 days within the country is not an easy task, but the government of India is hand-holding the size, hand-holding the athletes, and will keep doing so. टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत ने आज से अपने अभियान की शुरुआत की। महिलाओं की C4 व्यक्तिगत टेबल टेनिस स्पर्धा में भावीना बेन पटेल को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा है। चीन की इंग हू ने भावीना को 3-0 से हराया। इन खेलों में भारत की तरफ से 54 एथलीट 9 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज से लीड्स के हेडिंग्ले में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार तीसरे पहर 3:30 बजे शुरू होगा। मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष पर। देश इस समय आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस समारोह का उद्घाटन किया था। इसके अंतर्गत सभी सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमृत महोत्सव के क्रम में उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक चौरी चौरा के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोहों का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था,
देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। इसमें महान स्वाधीनता सेनानियों के स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य भर में निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। राज्य सरकार ने नौजवान पीढ़ी को महान स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों के बारे में जानकारी देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। ये है chauri-chaura100.com। चौरी चौरा घटना के शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर आइए हम शपथ लें कि हमारे हर कार्य में राष्ट्र का हित सर्वोपरि होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत 23 से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मना रहा है। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ आज हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित कर रहा है। साबरमती आश्रम के बारे में विशेष कार्यक्रम निशान शाम 4:30 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दूरदर्शन नए भारत का सफर के अंतर्गत आज शाम संवैधानिक सुधार शीर्षक से कार्यक्रम दिखाएगा। इसमें नए भारत की यात्रा में डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप के बारे में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम की गाथा और आजादी का सफर भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन इंडिया विंस फ्रीडम डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण आज शाम राष्ट्रीय चैनल पर करेगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB जम्मू, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद के कार्यालयों में स्वतंत्रता संघर्ष पर वेबिनार आयोजित कर रहा है। पूरे देश में गीत और नाटक प्रभाग द्वारा 150 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रकाशन विभाग मुंबई और लखनऊ में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC सांगे दोरजी थेंग दोंग द्वारा निर्देशित फिल्म क्रॉसिंग ब्रिज दिखाएगा। ये 24 घंटे चलेगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। उन्नीस 1943 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी INA यानी आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। INA का गठन भारत की स्वतंत्रता के लिए सितंबर 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा सशस्त्र युद्ध के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे भंग कर दिया गया। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपने आगमन के बाद इसे पुनर्जीवित किया। 1943 के प्रारंभ में बोस ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया अंग्रेजों से लड़ने
और उपनिवेशवाद विरोधी सेना की स्थापना के लिए उपयुक्त था, जहां बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में रह रहे थे। मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ, और खुदा से दुआ मांगता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें। जनवरी 1943 में जापानियों ने बोस को पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक थे, जिनका ये मानना था कि भारत को मुक्त कराने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. नेताजी के नेतृत्व में आईएनए ने दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों में से पूर्व कैदियों और हजारों नागरिक स्वयंसेवकों को आकर्षित किया। आईएनए का सशस्त्र प्रतिरोध और उनका बलिदान हमेशा के लिए जनमानस की स्मृति में अंकित है। पच्चीस अगस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गणपति अग्रहारम अन्नादुरई अय्यर नटेसन की जयंती है। उनका जन्म 1873 में तंजावुर में हुआ था। वर्ष 1900 में उन्होंने अंग्रेजी में मासिक प्रकाशन द इंडियन रिव्यू शुरू किया। इसमें ज्यादातर राष्ट्रवादी विषयों को शामिल किया गया था। 1915 में भारत आने के बाद जब महात्मा गांधी पहली बार मद्रास गए तो वे लगभग 1 महीने तक नटेसन के घर पर ही रहे। जी नटेसन एक अद्वितीय लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने 1897 में स्वयं की प्रकाशन कंपनी की स्थापना की। वे बापू के भाषणों और लेखन सहित गांधीवादी साहित्य के प्रसिद्ध प्रकाशक थे। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। असम में तेजपुर में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज एक साइकिल रैली शुरू की गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल रविन खोसला ने आज सुबह तेजपुर में साइकिल रैली को रवाना किया। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि कोलकाता में बूंदाबांदी होने की संभावना है। चेन्नई और कोलकाता में हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी भारत में श्रीनगर, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। जम्मू और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गैंगटॉक और अगरतला में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। पोर्ट ब्लेयर में गरज के साथ 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल किया। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि अफगानिस्तान नागरिक केवल ई-वीजा से भारत यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। सरकार कल सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में जानकारी देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। देश में अब तक 59 करोड़ 55 लाख कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.67% हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोविड महामारी भारत में स्थानिक रूप में प्रवेश कर सकती है।
सरकार कल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल शुरू करेगी। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विश्व अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से बातचीत की और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।